नमस्कार, नीलू पारा साइंस ग्रुप में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के जैविक प्रक्रिया फर्स्ट से पोषण और उसके अंतर्गत पाचन की परिभाषा और पाचन तंत्र के नामांकित चित्र का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पाचन क्या है और उससे हमें ऊर्जा किस तरीके से मिलती है, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल हैं और क्रम से उन अंगों को हम कैसे व्यवस्थित करके पाचन तंत्र का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। यहाँ हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। पाचन तंत्र, जिसको इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, आहार नाल, और पाचन तंत्र का दूसरा भाग है पाचक ग्रंथि। आहार नाल जो है मुख से गुदा द्वार, मुख से गुदा द्वार तक सभी अंगों को एक साथ आहार नाल कहते हैं, जो एक खोखली नली के रूप में हमारे शरीर के पूरी लंबाई में लगभग फैली हुई होती है। आप मिडिल स्कूल में पाचन तंत्र के सभी अंगों का क्रम से नाम जानते हैं, फिर भी एक बार हम उनका नाम यहाँ पर लिखते हैं, जिसमें आहार नाल में पहला आता है मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। सेकेंड पार्ट है पाचन तंत्र का पाचन ग्रंथियां, जिसको दो भागों में बांटा गया है। पहला बाह्य पाचक ग्रंथि और आंतरिक पाचन ग्रंथि। बाह्य पाचक ग्रंथि के अंतर्गत वे पाचन ग्रंथियां आती हैं जो आहार नाल के बाहर होती हैं, और आंतरिक पाचन ग्रंथि के अंतर्गत वे ग्रंथियां आती हैं जो आहार नाल की दीवारों में धसी होती हैं। बाह्य पाचन ग्रंथि में शामिल किया गया है लार ग्रंथि, सेकेंड है यकृत, और थर्ड है अग्नाशय। आंतरिक पाचक ग्रंथि जो आहार नाल की दीवारों में होती हैं, इसमें फर्स्ट है जठर ग्रंथि, जो अमाशय की दीवारों में धसी होती है, और सेकेंड है लीवर पूर्ण ग्रंथि, जो छोटी आंत की दीवारों में धसी होती है। तो ये हमारे पाचन तंत्र का फ्लो चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आहार नाल जो है खोखली नली होती है, जो मुख से मल द्वार या गुदा द्वार तक फैली होती है, और इसकी कुल लंबाई
लगभग 7 मीटर होती है और बाकी भागों की लंबाई अलग अलग होती है, जो हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे पाचन। आप सभी जानते हैं कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। हमारी कोशिका तभी कार्य कर सकती है जब हमारा जो शरीर है वो एनर्जी फुल रहे, और उसके लिए शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। और आप सभी जानते हैं कि भोजन के लिए हमें संतुलित आहार चाहिए। और भोजन के अवयवों के बारे में हम देखते हैं। भोजन में मुख्य रूप से कौन कौन से अवयव होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल। तो मुख्य रूप से भोजन के ये 5 अवयव होते हैं, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। खनिज लवण को पाचन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये पहले से ही सरल अणु होते हैं। और जल हमारे भोजन का मुख्य घटक है, जो पाचन की क्रिया में सहायता करता है और शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में भी सहायता करता है। अब हम देखते हैं कि भोजन को हम जिस रूप में लेते हैं, हमारी कोशिका उसे उसी रूप में ग्रहण नहीं कर सकती। जैसे कि अभी हमने देखा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और फैट, वसा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये तीनों ही हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन ये बहुत ही जटिल होते हैं। कोशिका इनका उपयोग नहीं कर सकती उसी रूप में। इसीलिए पाचन तंत्र जो है पाचक रसों की सहायता से, पाचक एंजाइम की सहायता से इसको सरल घटकों में तोड़ देता है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि माला जो है मोती से बनी हुई होती है, तो माला की जो घटक होती है वो मोती है। ठीक उसी प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और वसा, ये भी एक प्रकार के बहुलक है और इनकी इकाई अर्थात इनकी एकलक से ही कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर के बना होता है। कार्बोहाइड्रेट एक सामान्य शर्करा से मिलकर बना होता है, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। और प्रोटीन जिससे मिलकर बना होता है, अर्थात प्रोटीन की इकाई जो है वो एमिनो एसिड है। और वसा जिससे मिलकर बना होता है वो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो इसका मतलब ये है कि जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो पाचन के बाद जब वो ग्लूकोज में बदल जाता है तभी वो ऊर्जा दे सकता है। प्रोटीन जब एमिनो एसिड में बदल जाता है तभी वह शरीर के लिए अन्य कार्य या मरम्मत का कार्य कर सकता है। और वसा जो है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने के बाद ही वो जैविक क्रियाओं के लिए कार्य कर सकता है। तो पाचन तंत्र में मुख्यतः इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को पाचक रसों की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ा जाता है। यही पाचन का क्या है, डेफिनेशन है, परिभाषा है। अब हम देखेंगे पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। वैसे आप मिडिल स्तर पर पाचन तंत्र का नामांकित चित्र कई बार बनाए हैं, फिर भी एक बार आप साथ में बनाते चलेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं
पाचन तंत्र का नामांकित चित्र के लिए डायग्राम। सबसे पहले हम मुख से शुरू करते हैं, क्योंकि पाचन तंत्र मुख से स्टार्ट होता है, मुख से शुरू होता है। ये हमारा माउथ है और माउथ से मुख गुहा लगी हुई होती है। फिर ग्रसनी, और इस तरीके से हम एक लंबी नली बनाएंगे जिसको हम ग्रास नली कहते हैं। अब यहाँ पर एक थैली के समान स्ट्रक्चर होता है जिसको अमाशय कहते हैं। अमाशय के ठीक नीचे एक सी आकृति की संरचना होती है जो छोटी आंत का फर्स्ट भाग है, जिसको ग्रहणी कहा जाता है। यहाँ से छोटी आंत का सेकंड पार्ट इलियम स्टार्ट होता है, जो कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जो लगभग 20 फीट लंबी होती है और मुड़ी हुई या कुंडलित होती है। तो हम इसको इसी तरीके से कुंडलित बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर को आप कुंडलित करके बनाइए। ये छोटी आंत है और छोटी आंत बड़ी आंत से जिस स्थान पर जुड़ती है उसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। बड़ी आंत मोटी कुंडलित नलिका होती है जो छोटी आंत को चारों तरफ से घेरे हुए होता है। इस तरीके से ये हमारा आहार नाल का डायग्राम है, जिसको हम पहले नामांकित कर देते हैं। टर्म के हिसाब से हम नामांकन करेंगे, जिसमें ये हमारे नसिका छिद्र के नीचे जो दरार है जिसको मुख कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मुख, मुख के ठीक पीछे है मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, ये छोटी आंत का पहला भाग है, ग्रहणी, ये जो कुंडलित नलिका है जो बड़ी आंत के ठीक बीचों बीच है, इलियम। इन दोनों को मिलाकर छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत बड़ी आंत से जिस स्थान पर मिलती है उसको कहते हैं अपेंडिक्स। ये बड़ी आंत का कोलन भाग है और ये मलाशय है। बाकी हम इसको बड़ी आंत ही अंकित करते हैं। और ये है मलाशय, और ये जो छोटी सी नली जो बाहर खुल रही है इसको कहते हैं मल द्वार। तो ये है आहार नाल, जो हमारा पाचन तंत्र का फर्स्ट पोर्शन होता है। और सेकंड, इसमें पाचन ग्रंथियां हैं, जिसके अंतर्गत बाह्य पाचन ग्रंथि में है लार ग्रंथि जो 3 जोड़ी होती है, जिसको हम यहाँ पर दर्शाते हैं। ये लार ग्रंथि है। और अमाशय के ठीक नीचे लेफ्ट साइड में अग्नाशय होता है।
और अमाशय के ठीक सामने राइट साइड में यकृत। और उसके ठीक ऊपर होता है डायफ्राम। ये यकृत और ये अग्नाशय। इस तरीके से हम पाचन तंत्र का नामांकित चित्र देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि पाचन तंत्र जो है किस तरीके से कार्य करता है, इसमें भोजन का पाचन कैसे होता है, इसका हम संक्षिप्त विवरण देखेंगे। तो सबसे पहले जो भोजन हम खाते हैं उसका पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। मुख गुहा मुख के ठीक पीछे दो तालुओं के बीच में होते हैं, जिसमें जबड़े होते हैं, दांत और जिह्वा होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। जैसे ही भोजन इसमें जाता है तो दांत पीसने का कार्य करता है और लार ग्रंथि से लार निकलती है जो भोजन को लसलसा बनाता है। और साथ ही साथ भोजन का जो एक घटक है जिसको स्टार्च या मंड कहते हैं, उसका यहाँ पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है स्टार्च, जिसमें कि मुख गुहा का जो लार है उसमें एमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को सरल ग्लूकोज या शर्करा में अपघटित कर देता है और पचा देता है और भोजन आगे बढ़ता है। आगे ग्रसनी है। ग्रसनी की जो दीवारें होती हैं, ग्रसनी की जो दीवारें होती हैं वो एक विशेष गुण रखती हैं। ये पेशी दीवार क्रमानुकुंचन या सिकुड़ने और फैलने की गति करते रहते हैं, जिसके प्रभाव से भोजन सरक कर ग्रास नली में आ जाता है। और ग्रास नली में भी इनकी दीवारों में श्लेष्मा होती हैं, जिसके कारण इसकी दीवारें चिपचिपी होती हैं, चिकनी होती हैं और भोजन गोलक के रूप में सरक कर अमाशय में आ जाता है। अमाशय थैलीनुमा रचना होती है और अमाशय में जैसे ही भोजन एकत्रित होती है, भोजन के प्रोटीन वाले पोर्शन का यहाँ पर पाचन शुरू हो जाता है। तो भोजन का जो सेकंड घटक है प्रोटीन, वो यहाँ पर विशेष रूप से इसका पाचन होता है। इसमें इनकी दीवारों में जठर ग्रंथियां होती हैं और जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है, जिसमें प्रोटीन पचकर एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। अमाशय और ग्रहणी का जो भाग होता है उसमें एक कपाट लगी हुई होती है, जिससे अमाशय में जब प्रोटीन का पाचन होता है उसके बाद भोजन का कुछ हिस्सा सरक कर ग्रहणी में आ जाता है ताकि उसका आगे पाचन हो सके। जैसे ही भोजन जो है अमाशय से पचकर ग्रहणी में आता है, तो ग्रहणी में आने पर यकृत एक्टिवेट हो जाता है और अग्नाशय भी एक्टिवेट हो जाता है। यकृत एक्टिवेट हो करके यकृत रस या पित्त रस का स्राव करती है, जो कि ये पित्त रस यहाँ पर है पित्ताशय, जहाँ इकट्ठा होता है और आवश्यकता अनुसार ग्रहणी में इसका स्राव होता है। ठीक उसी प्रकार से अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्राव होता है और ये अग्नाशयी रस ग्रहणी में स्रावित हो जाता है। इस डक्ट के द्वारा इसका स्राव होता है और यकृत से पित्त रस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस ग्रहणी में भोजन में मिक्स हो जाता है और इस तरीके से भोजन सरक कर छोटी आंत के सेकंड पोर्शन इलियम में आ जाता है, जो जहां पर भोजन का महत्वपूर्ण रूप से या मुख्य रूप से पाचन होता है। क्योंकि अग्नाशयी रस में एमाइलेज और प्रोटीन को पचाने वाले बहुत सारे एंजाइम होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जब यकृत से पित्त रस आता है तो पित्त रस में भी वसा पचाने वाले बहुत सारे एंजाइम होते हैं। साथ ही साथ इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि इसके माध्यम को क्षारी बना देता है।
क्योंकि क्षारीय माध्यम में ही आगे भोजन के मुख्य भागों का पाचन होता है, जैसे कि वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन यहाँ पर क्षारीय माध्यम में होता है, और जिसके लिए जिम्मेदार है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, और भोजन के पाचन होने के बाद इनकी दीवारों पर छोटी छोटी उंगलियों के समान उभार होते हैं। इस तरीके से ये उंगलियों के समान उभार होते हैं जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करती हैं, क्योंकि इनमें रक्त की नलिकाएं फैली हुई होती हैं। तो जैसे ही भोजन का पाचन होता है, ये जो उंगली के समान उभार है जिसको विलाई कहते हैं, जो अवशोषण सतह को बढ़ा देती है, तो पचे हुए भोजन को विलाई अवशोषित करके रक्त में मिश्रित कर देती है, और रक्त से ये शरीर की कोशिकाओं तक चली जाती हैं। उसके बाद अपचित भोजन जो बच जाते हैं वो छोटी आंत से बड़ी आंत के मुख्य भाग में आता है, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। और अपेंडिक्स जो है भोजन का पाचन तो नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर सेलुलोज का पाचन होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से सहजीवी जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज के पाचन में सहायता करते हैं। हमारे शरीर में ये अंग जो है अवशेषी हो चुका है, लेकिन आज भी जो शाकाहारी जुगाली करने वाले जो जानवर हैं उनमें ये अंग आज भी सक्रिय है। तो यहाँ से भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत की दीवारें मोटी होती हैं और अपचित भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण करती हैं, जिससे अपचित भोजन अर्ध ठोस अवस्था में आ जाता है और मलाशय पर उसका अपघटन या सड़न होता है, जिससे कई प्रकार की गैसें बनती हैं और यहाँ पर मल बन जाता है, और इस मल को मल द्वार या गुदा द्वार से निष्कासित किया जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर हम पाचन तंत्र की सामान्य जानकारी, उसका नामांकित चित्र बनाना और उसमें पाचन की क्रिया किस तरीके से होती है उसका सामान्य अध्ययन देखें। धन्यवाद।